हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे अपने भौतिक विज्ञान के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण कोई भी दो ऐसी वस्तुएं अगर हम लें जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, बेसिकली हम देखें कोई भी वो दो वस्तुएं हो, सपोज ये कोई भी दो वस्तुएं जिसमें भार हो, चाहे वो हम आप कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें भार हो, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? आकर्षण करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण हम बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस तरह से काम करता है ये हम लोग देखेंगे। सपोज दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरी का द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच में जो दूरी है वो r है, r दूरी है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हेडिंग डाल के देख करते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि इन दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो बल है वो प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होगा। m1 m2 के प्रोपोर्शनल होगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है जो लगने वाला बल है वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के रेसिप्रोकल, यानी कि व्युत्क्रम में, प्रोपोर्शनल 1/r²। तो जब इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है, जब इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। m1 m2 बाई r², ये है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। हम सभी लोग जानते हैं ये क्या है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये। तो यहां पे जब हम इसको बराबर में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है g। ये जो निकल के आया इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही? गुरुत्वाकर्षण का नियम F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r² होगा। ठीक है, तो यहां पे जो g की वैल्यू होती है ये होती है g बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहां पे देखिए g की जो वैल्यू होती है, अक्सर हम लोग इसमें गलती करते हैं कि g की क्या वैल्यू होगी। g इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भैया बाकी सब तो याद रह जाता है, यार इसकी यूनिट याद नहीं रहती, मैं यूनिट इसकी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो यहां पे हम ना थोड़ा सा काम करेंगे कि g को क्या करेंगे, g को एक साइड रख के बाकी सबको इस तरफ भेज देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, g बराबर f r² बाई m1
m2। अगर f की बात करें तो f होता है न्यूटन, भाई न्यूटन इसका साइन होता है बल का, मात्रा को यूनिट होती है। r जो होता है r डिस्टेंस है, तो ये मीटर में ले लें, ठीक है, तो मीटर में ले सकते हैं इसे, तो मीटर में ले लें। उसके बाद m1 जो है ये द्रव्यमान है, तो ये केजी में आएगा, है ना। इसकी यूनिट हमें बाकी सबकी तो यूनिट पता है, अगर हम जी की यूनिट याद नहीं रख पाते तो हमें बाकी सबकी यूनिट पता है, एफ की पता है, आर की पता है, m1 m2 की पता है। m1 m2 है क्या, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी, केजी होगी। तो यहाँ पे देखिए एफ है, एक एफ है तो न्यूटन, और यहाँ आर स्क्वायर है तो m के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे m1 m2 है तो केजी इंटू केजी, तो ये भी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू निकल के आई, तो जो जी की वैल्यू निकल के आई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या किसी को कोई समस्या? तो यूनिट अक्सर भूल जाते हैं, तो यूनिट हम नहीं भूलेंगे अब, और भूल भी जाएंगे तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्या पहली बात क्लियर हो रही है? अब और थोड़ी गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, फॉर्मूला निकल आया। तो गुरुत्वाकर्षण जैसा कि मैंने बोला कि हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, ठीक है। यानी कि हम आप यानी कि कोई दो व्यक्ति हैं जो पास में बैठे हैं या दूर में बैठे हैं, तो उन पे भी काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है काम करेगा, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल करता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि m1 और m2 तो केजी में है, और r डिस्टेंस भी बहुत ही कम है, कितनी होगी, मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर। लेकिन यहाँ जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब इतनी हाई माइनस वैल्यू को कोई छोटी मोटी वैल्यू तो कवर कर नहीं पाएगी, है ना। ये इतनी हाई निगेटिव वैल्यू है कि अगर यहाँ m1 m2 का मान अगर 1000 केजी भी रखें तो भी ये माइनस ही रहना है। 1000 केजी बहुत हो गया, ठीक है, 1000 केजी का आदमी तो कोई होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कब फर्क पड़ता है, फर्क कब पड़ता है ये बात समझने वाली है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें अपना एक ऑब्जेक्ट, अगर हम सन ले लें, ये अगर हम सन ले लें और यहां पे हम अपनी अर्थ को ले लें, तो अब यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा m1 m2 है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये m1 m2 की जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा निकल के आएगी, और जब यहाँ पे m1 और m2 को रखेंगे और r स्क्वायर की वैल्यू को जब हम डालेंगे तो f का कुछ मान निकल के आएगा। तो जो f का मान निकल के आता है ये आपस में एक फोर्स को बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ जो है वो इसके साथ बंधी हुई और इस तरह से चक्कर मारती है, इलिप्टिकल पाथ। ये जो पाथ होता है ना ये इलिप्स होता है, जिसे हम हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं। दीर्घवृत्त इस तरह का होता है, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये साइड ए होती है और ये साइड को हम बी बोलते हैं। अगर मैथ में पढ़ रखा होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन निकल के आती थी, है ना। तो क्या होता है कि ये इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्स है हमारा, तो इलिप्स में ये घूमता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे कि जब m1 और m2 की वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो पता चलेगा कि यार यहाँ पे ना क्या है कि एक गुरुत्वाकर्षण, बहुत ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हमें बल देखने को मिलता है। इसीलिए होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और हम लोग भी अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पे चिपके रहते हैं। अगर हम अर्थ पे कूदें तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम आसमान में चले जाएंगे, हम अर्थ पे ही रहेंगे। अर्थ पे रहने का एक ही कारण है कि क्या होता है, अर्थ पे यहां से अगर हमने ऐसे छलांग लगाई तो भाई थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर हम नीचे आ जाएंगे। तो ये नीचे आने का कारण क्या है,
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता क्या है, पृथ्वी हमें एक बल से खींचती है और जहां बल लगता है वहां हम जानते हैं त्वरण आता है, ठीक है। तो पृथ्वी भी क्या करती है, एक त्वरण के साथ हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसे जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस जी की वैल्यू की बात करें तो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट का तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि भाई अगर तुमने यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड कर दिया तो ये एक्सेलरेशन से वेलोसिटी हो गई, ये एक्सेलरेशन से तुरंत ही वेलोसिटी हो गई, तो यार यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, 0 बटा सन्नाटा मिलेगा। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस चीज का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंकें और वो नीचे आती है तो वहां पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हमें देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारा जो है वो कब घटता है और कब बढ़ता है, सपोज ये मेरी अर्थ है, हमारी अर्थ है, मेरी क्या, हम सभी की अर्थ है, ठीक है। साफ सुथरा रखना भी हमारा ही काम है। तो ये हमारी अर्थ है। अर्थ की बात करें तो अर्थ के हम जानते हैं ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, और यहां पे इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा काटती हुई जाती है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे हमें जी का मान ज्यादा मिलता है, ठीक है। अगर हम इसे पॉइंट दे दें Q1 Q2 विषुवत रेखा पे, तो जो पॉइंट होंगे हमारे Q1 एंड Q2, यहां पे हमें जी का मान कम मिलता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है और हमें बकायदा याद भी रखनी है कि जी का मान कहां ज्यादा मिलता है, कहां कम मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पृथ्वी से ऊपर बढ़ने पे, अगर हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर पृथ्वी से ऊंचाई पे अगर हम जाते हैं तो यहां पे क्या होता है, h बढ़ने पर g का मान घटता है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, जी का मान घटेगा, ठीक है। अगर हम यहां से बात करें पृथ्वी की इस सरफेस से नीचे की तरफ जाएं, भाई ये हमारा केंद्र है पृथ्वी का, ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है, और इस पृथ्वी से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो जितना नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाने पर भी जी का मान घटेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही? अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएं या पृथ्वी से नीचे जाएं तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अक्सर ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है कि भाई बताओ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा, या नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए।
उसके बाद अगर कोई भौतिक विज्ञान में इस पे क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन बनता है लिफ्ट वाला। एलिवेटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, एलिवेटर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके वजन की बात करें, ये एलिवेटर जब ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो होगा क्या कि अगर यहाँ पे वेट मशीन रखते हैं, सपोज यहाँ एक वेट मशीन हमने लगा रखी है भाई, ठीक है, और ये व्यक्ति का वेट जो था वो W1 kg था। इस व्यक्ति का जो इनिशियल वेट था ये W1 kg वेट था। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो वेट मशीन होगी हमारी, इसमें कुछ वजन बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रही होगी उतने एक्सेलरेशन से उस पर जो भी फर्क पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के हमें इतना ध्यान रखना है कि भाई अगर एलिवेटर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आदमी नीचे की तरफ थोड़ा दबाव मारेगा और इसके प्रेशर से क्या होगा, वेट मशीन का जो रीडिंग होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट। इसके जस्ट अपोजिट कि अगर यहाँ पे ये जो एलिवेटर है ये हमारा नीचे की तरफ मूव करने लगे, नीचे की तरफ आने लगे, तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो अगर इसका वेट, अगर हम बात करें W1 kg है, तो ये कुछ घट जाएगा, कुछ घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कुछ आ जाएगा, मान लो x बाई कुछ भी घट जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो एलिवेटर है ये कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, उसी हिसाब से इसकी जो रीडिंग होगी, ठीक है, रीडिंग में क्या होगी, गिरावट आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, ठीक है, जो कि हमें याद रखनी है और इससे ज्यादा वो आपसे पूछेगा भी नहीं। अब हम इसी चैप्टर को पढ़ते हुए एक टॉपिक और है छोटा सा, उसे भी इसी में खत्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं केपलर्स लॉ, केपलर के नियम। तो भाई केपलर के नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और ये हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो पिंड है वो गति करते हैं स्पेस में सूर्य के चारों तरफ। तो केपलर ने उससे रिलेटेड कुछ नियम दिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम दिए। ठीक है, तो केपलर के अकॉर्डिंग केपलर ने जो पहला नियम दिया, सभी पिंड या सभी ग्रह जो भी हैं, पिंड भी हैं, ग्रह भी हैं, सब कुछ है, सभी पिंड सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। सभी पिंड सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं, तो ये इनका पहला नियम था। तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे क्या होता है कि अगर हम लोगों ने दीर्घ वृत्त पढ़ा होगा तो दीर्घ वृत्त में दो फोकस होते हैं। तो ये दीर्घ वृत्ताकार में दो फोकस होते हैं, एक फोकस होता है हमारा F1 और दूसरा फोकस होता है हमारा F2। ये दो फोकस होते हैं और सूर्य जो है हमारा,
वो इनमें से किसी एक फोकस पे स्थित होता है। ये हमारा सूर्य है, प्रकाश दे रहा है, ठीक है, देता रहे हमेशा, अच्छी बात है। सूर्य है और ये हमारा प्रकाश दे रहा है। पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों तरफ यूं चक्कर लगा, ये जो है सारे के सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो सभी यूं ही चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ पे सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। तो ये इनका पहला नियम था कि जो हमारा सूर्य होता है वो एक फोकस पे स्थित होता है और हमारे जितने भी पिंड हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। तो केपलर के दूसरे नियम के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि केपलर ने अपना दूसरा नियम क्या दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम दिया है इन्होंने, क्षेत्रीय गति से संबंधित नियम इनका हम कह सकते हैं कि ये किस तरह से क्षेत्र में गति करता है। तो क्षेत्रीय गति की अगर हम बात करें तो ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से समझ में आएगा। अगर हम बात करें इस दीर्घवृत्त की तो ये यहाँ पे कहीं पे एक जगह सूर्य होगा, सूर्य स्थित होगा, ठीक है। मान लीजिए जो हमारी अर्थ है वो इस तरह से यहां कहीं चक्कर लगाएगी, यूं चक्कर लगा रही होगी, ठीक है। तो होगा क्या, सपोज अगर मैं यहां पे दो स्थितियां ले लेता हूं, ये दो स्थितियां ले लेता हूं और यहां से इस तरह से देखूं, ये दो स्थितियां हैं और यहां पे कुछ क्षेत्रफल आपको नजर आ रहा होगा दीर्घवृत्त का, ठीक है। ये वाले क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, ये जो क्षेत्रफल है इसको अगर मैं बोल देता हूं A1, कोई A1 क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर क्या हो, अभी तो ये पृथ्वी दूर है, अगर पृथ्वी पास आ जाए तो पृथ्वी जब पास आएगी तो हमें पता है ये दूरी जो होगी ये कम हो जाएगी, यहां ये वाली दूरी जो होगी ये कम हो जाएगी, है ना, ये दूरी कम हो जाएगी। अगर मैं यहां से इस A1 क्षेत्रफल को नापूं तो कहीं ना कहीं ये इधर इस अर्थ को यहाँ पे आना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा जगह को कवर करना पड़ेगा कि नहीं। इस A1 अर्थ अगर यहाँ से A1 क्षेत्रफल हमें पूरा करना है तो क्योंकि ये जगह कम है और क्षेत्रफल हमें बराबर ही करना है तो पृथ्वी को कहीं ना कहीं ज्यादा मूव करना पड़ेगा। अगर मैं सपोज कहूं कि ये क्षेत्रफल ये भी A1 है, ठीक है, तो केपलर ने क्या नियम बताया कि जो हमारी अर्थ है उसकी क्षेत्रीय गति जो होती है क्षेत्रीय गति का मान नियत रहता है। क्षेत्रीय गति का मान कैसा रहता है, नियत रहता है। तो अगर हम बात करें इस A1 क्षेत्रफल की और इस वाले A1 क्षेत्रफल की, तो क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्रफल हमारे बराबर है, ठीक है, तो जितनी दूरी अर्थ कवर करने में, ये इतनी दूरी कवर करने में जितना टाइम ले रही होगी, सपोज ये टाइम है T1 और ये वाला जो टाइम है ये T2 टाइम है, लेकिन क्या होगा कि वो क्षेत्रीय गति का मान नियत रहता है, क्षेत्रीय गति का मान नियत रहता है। तो अगर ये टाइम अगर T1 है तो यहां पे भी जो टाइम लगा होगा वो T1 ही होगा, ठीक है। लेकिन यहां हुआ क्या, इसने जो ये दूरी कवर की, ये कोई x दूरी है तो ये कोई y दूरी है। हम जानते हैं
x ज्यादा है y से, अगर x ज्यादा है y से और समय दूरी कवर करने में, दूरी चलने में जो समय लगा, दूरी चलने में लगा समय बराबर है। अगर दूरी चलने में लगा समय बराबर है, यानी कि क्या रहा होगा कि यहां पे जो स्पीड होगी, यहां पे जो गति होगी वो ज्यादा होगी और यहां पे जो गति होगी वो कम। तो यहां पे गति कम होगी, पृथ्वी की गति कम होगी यहां पे, और यहां पे जो पृथ्वी की गति होगी ज्यादा। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं कि पृथ्वी को यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा वही समय यहां से यहां पहुंचने में लगेगा t1, क्योंकि इसका जो कवर करने का क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल बराबर है। यही हमारा दूसरा नियम है कि क्षेत्रीय गति का मान नियत रहता है, यानी कि जो लगने वाला समय है क्षेत्रफल अगर बराबर कवर कर रहा है तो समय भी बराबर ही लगेगा। अगर उसे दूरी ज्यादा या कम कवर करनी पड़ रही है उस हिसाब से वो अपनी स्पीड यानी कि अपनी जो चाल होगी उसे बढ़ा लेगा। यही केपलर का दूसरा नियम था। ठीक है, तो केपलर का कोई दूसरा नियम पूछे तो क्षेत्रीय गति से संबंधित नियम है, हमें ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि केपलर का थर्ड नियम। तो केपलर ने थर्ड नियम में क्या बताया, केपलर ने थर्ड नियम बताया कि अगर मान लीजिए कोई पिंड हमारा दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है और इसका परिक्रमण काल t के बराबर है और इसकी औसत दूरी r के बराबर है। ठीक है, तो परिक्रमण काल का स्क्वायर जो प्रोपोर्शनल होगा वो औसत दूरी के घन के प्रोपोर्शनल आता है। ये केपलर का तीसरा नियम है कि परिक्रमण काल का स्क्वायर औसत दूरी के क्यूब के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो अगर मान लो अर्थ हमारी यहां से मूव करना स्टार्ट करे और यहां से मूव करने के बाद पूरा एक चक्कर लगा करके फिर हमारी यहीं पे आ जाए तो इसमें जो समय लगेगा ये हमारा t होगा। ठीक है, और ये जो दूरी हमारी कवर की है ये हमारी औसत दूरी r होगी। ठीक है, तो औसत दूरी परिक्रमण काल t स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा r क्यूब के। ठीक है, तो ये कभी कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है। बस इतना ही याद रखने की जरूरत है हमारी। तो ये थे हमारे केपलर्स के नियम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।